बच्चों अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं वंशा गति का आणविक आधार। उसमें आज एक नया टॉपिक है जिसका नाम है अनुवादन, यानी अपन कह रहे हैं ट्रांसलेशन। अनुवादन अनुवादन है यानी ट्रांसलेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको और एकदम परफेक्ट समझा दूंगा। बहुत अच्छा सवाल आता है, 4 नंबर का सवाल आता है, अनुवादन क्रिया समझाओ। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, ऐसा टुकड़ों में याद करेंगे कि आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले अनुवादन आपको समझाते हैं क्या है। अनुवादन का मतलब है जो mRNA के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, mRNA के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो mRNA के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो न्यूक्लियोटाइड्स की जो श्रृंखला है या अपन कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के जो बने हुए कोडॉन हैं, उन कोडॉनों के अनुसार क्या होता है, एमिनो अम्ल कोडित होते हैं और एक श्रृंखला बनती है। mRNA के न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम के अनुसार एमिनो अम्ल जुड़ते हैं। एमिनो अम्ल क्या होंगे, जुड़ेंगे और एक श्रृंखला बनाएंगे, यानी कि अपन कह रहे हैं पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होना। पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होना। तो mRNA के जो न्यूक्लियोटाइड है उनके अनुक्रम के अनुसार एमिनो अम्ल का संकलन होना। ठीक है, इसको कहा जाता है अनुवादन। क्या कहा जाता है, अनुवादन। तो अनुवादन का मतलब यह है कि mRNA के जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अनुक्रम के अनुसार एमिनो अम्ल का संकलन होना, यानी पॉलीपेप्टाइड बनना। अब आपके मन में सवाल आता है एमिनो अम्ल क्या है। एक छोटी सी बात आपको मैं बताऊं, C है ग्रुप, इससे एक R समूह जुड़ गया और एक COOH जुड़ गया और एक NH2 जुड़ गया और यहां पर एक H जुड़ गया। ये एक सरलतम एमिनो अम्ल है। ठीक है, एक ही एमिनो अम्ल है। जिस एमिनो अम्ल का मतलब होता है जिसमें एमीन समूह हो और जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह हो, उसको कहते हैं एमिनो अम्ल। ये एमीन समूह भी हो गया और ये अम्ल समूह भी हो गया, तब इसका नाम हो गया एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल का मतलब है जिसमें एमीन समूह भी होगा, अम्ल भी होगा, उसको कहते हैं एमिनो अम्ल। ठीक है, एक एमिनो अम्ल है, ये दूसरा एमिनो अम्ल है COOH, C फिर H फिर R फिर NH2। तो एक एमिनो अम्ल है और दूसरा एमिनो अम्ल है, दो एमिनो अम्ल है, दोनों आपस में जुड़े, दोनों आपस में क्या हुए, जुड़ गए बच्चों। एक एमिनो अम्ल दूसरे एमिनो अम्ल से जुड़ गया। ठीक है, इसका NH ग्रुप है, उसमें से हाइड्रोजन हटेगा, इसमें से OH हटेगा, क्या बाहर निकलेगा, जल। और बनेगा क्या, और बनेगा आपके COOH फिर CH फिर R फिर NH फिर CO फिर CH फिर NH2 फिर R। तो ये बन गया है पेप्टाइड बंध। एक एमिनो अम्ल और दूसरे एमिनो अम्ल के बीच में बन गया पेप्टाइड बंध। क्या बन गया, पेप्टाइड बंध। ये क्या है, डाइपेप्टाइड, दो एमिनो अम्ल है। तीसरा एमिनो अम्ल जुड़ते ही ट्राइपेप्टाइड, चौथा एमिनो अम्ल जुड़ते ही टेट्रापेप्टाइड और एक से ज्यादा जुड़ते ही, 5 से ज्यादा जुड़ते ही अपन उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड का मतलब है एमिनो अम्ल का बहुलक। एमिनो अम्ल का बहुलक। तो अपन इस क्रिया के अंदर क्या करेंगे, अनुवादन क्रिया के अंदर mRNA के जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अनुक्रम के अनुसार एमिनो अम्ल का संकलन करेंगे और क्या करेंगे, एक नया पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, इसको कहते हैं अनुवादन। ठीक है, तो अनुवादन का मतलब है एमिनो अम्ल आपस में जुड़ना, एमिनो अम्ल का आपस में जुड़ना और प्रोटीन बनना। प्रोटीन हमारे शरीर में नाखून बनाते हैं, प्रोटीन हमारे शरीर में बाल बनाते हैं। तो हमारे शरीर की वर्दी और मरम्मत किससे होती है, प्रोटीन से। और प्रोटीन बनने की सूचना किसके पास होती है, mRNA के न्यूक्लियोटाइड्स के पास में। आप धीरे धीरे आकार में बड़े हो रहे हो तो आपके शरीर में क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये सूचना है इनके पास कि ये इसमें एमिनो अम्ल बनेगा,
ये अमीनो अम्ल इससे जुड़ेगा, ये अमीनो अम्ल इससे जुड़ेगा और पॉलीपेप्टाइड बनेंगे और ये आकार में बड़ा होगा। तो अनुवादन ये परिभाषा याद करनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये अमीनो अम्ल का सूत्र याद रखना है बच्चों, CH फिर NH2 फिर इधर है COOH फिर इधर है R, ठीक है। और ये क्या है, COOH फिर CH फिर NH2 फिर है R, और फिर उसके बाद ये वापस COOH फिर लिखा हुआ है CH फिर R और NH2। अब क्या होता है, ये अमीनो अम्ल है, ये अमीनो अम्ल है, ये आपस में जुड़ेंगे, क्या बाहर निकलेगा, जल, क्या बाहर निकलेगा, जल। और ये अमीनो अम्ल जुड़ेगा इस हाइड्रोक्सिल के साथ, ये OH हाइड्रोक्सिल समूह है, ये NH है। तो इस तरह से बनेगा COOH और ये बन गया CH, ये R, ये NH, CO फिर CH फिर R फिर NH फिर CO फिर CH फिर R NH2। बताओ इसमें कितने अमीनो अम्ल है, इसमें 3 अमीनो अम्ल है। कितने हैं, एक अमीनो अम्ल तो ये हो गया, दूसरा अमीनो अम्ल ये हो गया और तीसरा अमीनो अम्ल ये हो गया। तो ये डाइपेप्टाइड है, मोनोपेप्टाइड है, ट्राइपेप्टाइड है। तो आप बताओगे ट्राइपेप्टाइड है। इसमें कितने अमीनो अम्ल है, 3 है। इसमें पेप्टाइड बंध कितने हैं, इसमें पेप्टाइड बंध आपको एक्सप्लेन करना है, 2 है। एक तो NHCO, एक NHCO, ठीक है। ये एक अमीनो अम्ल की श्रृंखला है, एक अमीनो अम्ल, दूसरा अमीनो अम्ल, तीसरा अमीनो अम्ल, आगे डैश डैश डैश। ये इसका C सिरा है, जहां कार्बोक्सिलिक होता है उसको इसका C किनारा कहते हैं, और जहां पर नाइट्रोजन होता है उसको N किनारा कहते हैं। कभी भी याद रखना कि जहां पे एमीन समूह होगा वो उसका कौन सा किनारा कहलाएगा, N किनारा, और जहां COH होगा वो उसका कौन सा किनारा कहलाएगा, C किनारा। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का C किनारा कौन सा है, जहां कार्बोक्सिलिक समूह होता है, और N किनारा कौन सा है, जहां एमीन समूह होता है। ये स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, ठीक है। तो एमीनो अम्ल आपस में जुड़ते गए और एक लंबी श्रृंखला बनाई, उस श्रृंखला को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। पेप्टाइड बंध क्या है, एक एमिनो अम्ल का NH और दूसरे एमिनो अम्ल का CO, ये दोनों जहां आपस में जुड़ते हैं उसको कहते हैं पेप्टाइड बंध। ये आपको कॉपी के अंदर 2 बार बनाना है। अगर आप 2 बार सही बना देते हो तब आपको ये एमिनो अम्ल आपस में जोड़ने आ जाएंगे। और एमिनो अम्ल अगर आपस में जोड़ना सीख गए तो आप कौन सा बंध बनाना सीख गए हो, पेप्टाइड बंध। N किनारा और C किनारा भी आपके क्लियर हो जाएगा। कभी भी आपको पूछा जाएगा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का N किनारा किसे कहते हैं, जहां पर एमीन समूह मुक्त होता है उसको N किनारा, और जहां C समूह मुक्त होता है, COH किनारा मुक्त होता है, ये COH जहां उपस्थित होगा वो उसका C किनारा कहलाता है। ये कार्बोक्सिलिक समूह है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है, और ये क्या है, ये इसका एमीन समूह है। तो अपन एमिनो अम्ल का अवसादन पढ़ रहे हैं, अवसादन में अनुवादन पढ़ रहे हैं। अनुवादन में आपको कुछ कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको mRNA चाहिए जिसमें अनुवांशिक कूट होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं। फिर आपको tRNA चाहिए जो एमिनो अम्ल को लेके आएगा। फिर आपको राइबोसोम की आवश्यकता होती है। फिर आपको किसकी आवश्यकता होती है, राइबोसोम की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये 3 मटेरियल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आपको एटीपी की आवश्यकता भी होगी, ऊर्जा की, जो एमिनो अम्ल का सक्रियण करेगा, ठीक है। और कुछ द्विव धातु आयनों की आवश्यकता भी होती है। तो इस तरह से, और कुछ अपन कहते हैं प्रारंभिक फैक्टर की आवश्यकता होती है, कुछ इलोंगेशन फैक्टर की आवश्यकता होती है, कुछ टर्मिनेशन फैक्टर की भी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है एमिनो अम्ल का सक्रियण। सबसे पहले
आपको बताना अनुवादन क्रिया का पहला चरण है एमिनो अम्ल का सक्रियण। इसको अपन आवेशीकरण भी कहते हैं, इसको अपन आवेशीकरण के नाम से भी जानते हैं। जो एमिनो अम्ल होता है ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड होता है, ये क्या करता है एटीपी के साथ क्रिया करता है। इसमें एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसको कहते हैं एमिनो एसाइल, एमिनो एसाइल एंजाइम। तो इसमें एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो इसमें एक एंजाइम की आवश्यकता है एमिनो एसाइल सिंथेटेज, ठीक है। तो आपने देखा सबसे पहले एमिनो अम्ल का सक्रियण होगा। कोई भी एमिनो अम्ल है वो एटीपी के साथ क्रिया करेगा। एंजाइम को अपन ने लिख दिया EN और एंजाइम है एमिनो एसाइल सिंथेटेज। ये एमिनो अम्ल एटीपी के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा एमिनो एसाइल एडिनाइलिक अम्ल। क्या बनाएगा? एमिनो एसाइल एडिनाइलिक अम्ल बनाएगा। ये एमिनो एसाइल एडिनाइलिक अम्ल बना है, ये एमिनो अम्ल सक्रिय हो चुका है। क्या हो चुका है? AMP और ये एंजाइम, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। प्लस क्या है? फास्फेट बाहर निकल गया। क्या हो गया? फास्फेट बाहर निकल चुका है। तो अपन कह रहे हैं सबसे पहले एमिनो एसिड्स होता है। एमिनो एसिड एटीपी के साथ क्रिया करता है। एमिनो अम्ल निष्क्रिय है। ये एमिनो अम्ल क्या करता है? सक्रियण होता है। कैसे? एमिनो अम्ल एटीपी के साथ क्रिया करता है, एटीपी ऊर्जा मुद्रा है, और ये क्रिया एक एंजाइम की उपस्थिति में होती है, एमिनो एसाइल सिंथेटेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में जैसे ये क्रिया होगी तो क्या होगा? एक संकुल बनेगा। उस संकुल का नाम होगा एमिनो एसाइल एडिनाइलिक अम्ल। एमिनो एसाइल एडिनाइलिक अम्ल बनेगा। ये एमिनो एसाइल एडिनाइलिक अम्ल है, ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है। इसको कहते हैं सक्रिय एमिनो अम्ल। इसको क्या कहते हैं? सक्रिय एमिनो अम्ल। क्या कहते हैं? सक्रिय एमिनो अम्ल। ये आवेशीकरण हो गया एमिनो अम्ल का। क्या हो गया? एमिनो अम्ल का। फिर उसके बाद है एमिनो अम्ल का tRNA के साथ जुड़ना। जो सक्रिय एमिनो अम्ल है, सक्रिय एमिनो अम्ल किसके साथ जुड़ता है? सक्रिय एमिनो अम्ल का tRNA के साथ जुड़ना। सक्रिय एमिनो अम्ल का tRNA के साथ जुड़ना। ये जो एमिनो अम्ल है ये सक्रिय है। क्या है? सक्रिय। ये क्या करता है कि EN का मतलब एंजाइम होता है और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, क्योंकि इसमें सक्रियण हुआ तो फास्फेट बाहर निकला तब ऊर्जा मिली। तो ये एमिनो एसाइल एडिनाइलिक अम्ल ये सक्रिय एमिनो अम्ल है। ये tRNA के क्या होता है? तीसरे किनारे से जुड़ता है। ये tRNA के कौन से किनारे से जुड़ता है? तीसरे किनारे से जुड़ता है। तीसरे किनारे से ये एमिनो अम्ल जुड़ेगा tRNA के और बनाएगा एमिनो अम्ल tRNA संकुल। एमिनो अम्ल tRNA के साथ जुड़ चुका है। और प्लस क्या होगा? AMP अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। ये इस तरह से एमिनो अम्ल है वो tRNA के साथ जुड़ चुका है। तो पहले स्टेप के अंदर क्या होगा? एमिनो अम्ल का आवेशीकरण होगा। एमिनो एसिड एटीपी के साथ क्रिया करेगा एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, और एमिनो एसाइल एडिनाइलिक अम्ल बन जाएगा। तो ये क्या हुआ? एमिनो अम्ल tRNA के साथ जुड़ा। एमिनो अम्ल किसके साथ जुड़ा? tRNA के साथ। इस एमिनो अम्ल को अपन कहते हैं सक्रिय एमिनो अम्ल। क्या कहते हैं? सक्रिय एमिनो अम्ल या आवेशित एमिनो अम्ल। ये जो सक्रिय एमिनो अम्ल है ये tRNA के कौन से सिरे से जुड़ता है? तीसरे सिरे से। ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है। अब ये एमिनो अम्ल AMP है और EN है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। इसको अपन कह रहे हैं सक्रिय एमिनो अम्ल। इसका पूरा नाम है एमिनो एसाइल एडिनाइलिक अम्ल। ये तीसरे सिरे से जुड़ गया एमिनो अम्ल, बाकी वाले फ्री हो गए। तो ये दूसरा स्टेप पूरा हो गया। तो पहले स्टेप का नाम था एमिनो अम्ल का सक्रियण, दूसरे स्टेप का नाम था एमिनो अम्ल का tRNA से जुड़ना। अब तीसरा है संकलन, श्रृंखला प्रारंभन होना। तो अपन पढ़ रहे अनुवादन। तो अनुवादन में सबसे पहला स्टेप, ये 4 नंबर का सवाल आता था आपको, सबसे पहला स्टेप एमिनो अम्ल का सक्रियण बताना है। पहला स्टेप एमिनो अम्ल का सक्रियण, एमिनो अम्ल का सक्रियण जो अपन ने पढ़ लिया। दूसरा स्टेप है एमिनो अम्ल का tRNA से जुड़ना,
एमिनो अम्ल का टीआरएनए से जुड़ना, और तीसरा स्टेप आपको बताना है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन होना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन होना। इसमें एक सवाल जरूर आता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, ये एमआरएनए है, एमआरएनए में क्या होता है, ये अनुवांशिक कूट है एयूजी, एमआरएनए में अनुवांशिक कूट है एयूजी, ये अनुवांशिक कूट है एयूजी, ठीक है। प्रारंभिक कोडॉन ये फिक्स होता है, नाम याद रखना, प्रारंभिक कोडॉन एयूजी होता है, इसको कहते हैं प्रारंभिक कोडॉन एयूजी। तो एमआरएनए होता है, उसके ऊपर राइबोसोम की छोटी उप इकाई आकर जुड़ती है। एक चीज याद रखना है कि राइबोसोम में वो होता है 70S प्रोकैरियोटिक कोशिका में और 80S होता है यूकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। 80S की दो उप इकाई होती है 40S और 60S, और 70S की दो उप इकाई होती है 30S और 50S। अब मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप बताओगे कि 30S है वो बड़ी उप इकाई है, छोटी है, तो आप बताओगे छोटी है, और बड़ी का नाम होता है 50, और 80S में छोटी है 40S और 60S। तो सबसे पहले छोटी उप इकाई, सबसे पहले छोटी उप इकाई है जो अपन कह रहे हैं 30S, वो आके जुड़ती है। अब क्या हो गया, एमआरएनए किसके साथ जुड़ चुका है, एमआरएनए 30S राइबोसोम के साथ जुड़ गया, जुड़ गया और बन गया संकुल। क्या बन गया, एमआरएनए 30S राइबोसोम संकुल बन गया। अब इसके बाद ये अनुवांशिक कूट है एयूजी, इसके बाद अनुपूरक क्या होता है, इस 30 के ऊपर ये 50S क्या होता है, 30 के ऊपर ये 50S उप इकाई आकर जुड़ जाती है। 30 के ऊपर कौन आके जुड़ गया, 50S आकर जुड़ गई, 30 के ऊपर ये 50S आकर जुड़ गई। अब यहां पर एयूजी है, उस एयूजी के अनुपूरक, एयूजी के अनुपूरक क्या होता है कि टीआरएनए है वो आता है, इसके अनुपूरक है, ए के अनुपूरक होता है यू, यू के अनुपूरक होता है ए, और जी के अनुपूरक होता है सी। ये टीआरएनए क्या करता है, आवेशित होता है और फॉर्मिल मिथायोनिन को, मिथायोनिन को लेके आता है, जैसे किसको लेके आता है, मिथायोनिन को लेके आता है। अब ये टीआरएनए किसके साथ जुड़ गया, टीआरएनए एमिनो एसिड के साथ जुड़ गया, टीआरएनए किसके साथ जुड़ गया, एमिनो एसिड। एमआरएनए किसके साथ जुड़ा, 30S राइबोसोम के साथ, और टीआरएनए किसके साथ जुड़ा, एमिनो एसिड। ये फिर इसके साथ आके जुड़ गया और ये बड़ी उप इकाई भी आकर जुड़ गई। अब क्या होगा, ये 5 दिशा है और ये 3 दिशा है, तो ये अनुवादन सदैव 5 से 3 दिशा में होता है। ये सवाल आता है परीक्षा में, अनुवादन किस दिशा में होगा, 5 से 3 दिशा में होगा। इसको पढ़ा किस जगह साइड में जाएगा, 5 से आपको 3 की तरफ पढ़ना है, इसको आप उल्टा कभी मत शुरू करना। इसका अनुवादन होता है 5 से 3 दिशा में। अब ये राइबोसोम आके जुड़ा है, तो इस राइबोसोम के 2 स्थल होते हैं, एक का नाम होता है पी स्थल और एक का नाम होता है ए स्थल। पी स्थल को कहते हैं पेप्टिडाइल स्थल, और ए स्थल का नाम होता है एमिनो एसाइल स्थल। तो एक का नाम होता है एमिनो एसाइल स्थल। अब अपने को ध्यान रखना है, सवाल यहां आता है फिर कि जो नया एमिनो अम्ल है वो पी स्थान पे जुड़ता है या ए स्थान पे, तो आपको बताना है नया एमिनो अम्ल ए स्थान पर जुड़ता है। यह परीक्षा में सवाल आता है कि नया एमिनो अम्ल आपके जुड़ेगा, वो पी स्थान पे जुड़ेगा ए स्थान पे, तो आपको बताना है कि अब ये आगे खिसक जाएगा, ये क्या होगा, आगे खिसकेगा, आगे इधर क्या होगा, तो नया आपको बताना है ए स्थान पर आकर जुड़ेगा, पी पे नहीं जुड़ेगा।
ठीक है, अब अपन कह रहे हैं कि यह अनुवांशिक कूट है। फिर नया, जैसे यहां लिखा हुआ है अपने जी जी जी, ये अनुवांशिक कूट लिखा है। इसका एंटीकोडॉन क्या होगा? इसका एंटीकोडॉन होगा, जी का एंटीकोडॉन होता है सी, सी और सी। ये एमिनो अम्ल को लेके आएगा और नया एमिनो अम्ल कहां आएगा? ए स्थान पे। और यहां पे जैसे ये वैलीन आके जुड़ गया, क्या जुड़ गया? वैलीन। अब ये पुराना वाला एमिनो अम्ल है और ये नया एमिनो अम्ल है, इसके बीच में कौन सा बंध बनेगा? पेप्टाइड। क्या बनेगा? पेप्टाइड बंध बनेगा। ये फिर आगे खिसकेगा, क्या होगा? अब होगा श्रृंखला का प्रारंभन के बाद होगा दीर्घीकरण। क्या होगा? दीर्घीकरण। ठीक है, अब ये राइबोसोम आगे खिसकेगा, ये राइबोसोम क्या होगा? आगे खिसक जाएगा। ये राइबोसोम यूं आ गया, ये राइबोसोम आ गया तो नेचुरल सी बात है ये राइबोसोम भी क्या होगा? आगे आ जाएगा। ये राइबोसोम भी क्या हो गया? आगे आ गया। इस जगह का नाम क्या है? पी स्थल। अब और इस जगह का नाम क्या है? ए स्थल। अब यहां पे क्या है? यहां पे नया अनुवांशिक कूट है, जैसे अपने जी ए जी। तो इस अनुवांशिक कूट का एंटीकोडॉन क्या होगा? जी का सी, ए का यू और इसका सी। ये नया एमिनो अम्ल लेके आएगा, जैसे ग्लूटामिक एसिड। क्या लेके आएगा? ग्लूटामिक एसिड। अब ये टीआरएनए अलग हो जाएगा भाई साहब। अब ये वैलीन है, ये किसके साथ जुड़ जाएगा? ग्लूटामिक एसिड के साथ। और फिर ये आगे खिसकेगा। क्या होगा? ये आगे खिसकेगा। अब अपन इसको खिसका रहे हैं, दीर्घीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? दीर्घीकरण। तो अपन ने क्या देखा है कि नेक्स्ट क्या होगा? ये आगे खिसक रहा है। क्या हो रहा है? ये आगे खिसक रहा है। अब राइबोसोम क्या होगा? फिर आगे खिसकेगा। 30S ऊपर इकाई और 50S आगे और खिसकेगी। अब क्या होगा? ये राइबोसोम है वो आगे खिसक गया, ये राइबोसोम आगे आ गया और ये बड़ा वाला राइबोसोम भी आगे आ गया। ये कौन सी साइट है? पी। अब ये साइट कौन सी होगी? ए। ये कौन सी है? पेप्टिडाइल साइट और ये एमिनो एसिड साइट। अब अनुवांशिक कूट है, जैसे जी जी और यू। अब जी जी यू है तो यहां पर क्या होगा? जी के सामने क्या आएगा? सी, सी और यू के सामने आएगा ए। ये मान लो अपन कह रहे हैं कि ये क्या कर रहा है? ये जैसे ग्लूटामिक को लाए, वैलिन को लाए, मिथाइनिन को लाए, ग्लाइसिन को लाता है। क्या करता है? ये ग्लाइसिन किसके साथ जुड़ जाएगा? ग्लूटामिक के साथ और पेप्टाइड बंध बन जाएगा। ये अपने टीआरएनए अलग हो गया। तो पहले क्या जुड़ा? मिथाइनिन, फिर क्या जुड़ा? वैलिन, फिर क्या जुड़ा? ग्लूटामिक, फिर क्या जुड़ा? ग्लाइसिन। इस तरह से ये क्या होगा? राइबोसोम फिर आगे खिसकेगा। इन दोनों के बीच में बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहां पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। अब ये फिर राइबोसोम को आगे खिसकाते हैं। क्या करते हैं? फिर राइबोसोम को आगे खिसकाते हैं। ये राइबोसोम फिर आगे खिसकेगा, ये राइबोसोम फिर आगे खिसकेगा। ये हो रहा है श्रृंखला का दीर्घीकरण। क्या हो रहा है? श्रृंखला का दीर्घीकरण। ये छोटा वाला राइबोसोम है 30S और ये बड़ा वाला राइबोसोम है 50S। ये खिसक रहा है। क्या हो रहा है? अब जैसे अनुवांशिक कूट है, अब इसके बाद नया अनुवांशिक कूट आया है
जैसे आया है, ये था जी, फिर उसके बाद सी सी आया, ठीक है, जी सी सी आया। अब जी का उल्टा आपको पता ही एंटीकोडॉन क्या होगा, जी का होगा सी और सी का होगा जी और इसका होगा जी। ये अनुवांशिक कूट होंगे। ये जैसे क्या कर रहा है, एलानाइन को लेके आ रहा है, किसको लेके आ रहा है, एलानाइन को, ठीक है। ये टी आरएनए अपना अलग हो जाएगा और नया एमिनो एसिड लेने चला जाएगा। लेकिन ये जो ग्लाइसिन है और एलानाइन है, इसके बीच में कौन सा बंध बनेगा, पेप्टाइड। कौन सा बनेगा, इसके बंध को कौन बनाएगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। फिर ये आगे खिसकेगा राइबोसोम, फिर ये राइबोसोम आगे खिसकेगा कौन सी दिशा में खिसक रहा है, 5 से 3 दिशा में। ये कौन सी राइबोसोम की ऊपी कई है, छोटी। ये राइबोसोम की कौन सी ऊपी कई है, बड़ी, ठीक है। तो ये इस तरह से आगे खिसक रही है और अनुवादन हो रहा है। अब इसके बाद ये राइबोसोम फिर आगे खिसका, ये श्रृंखला का दीर्घीकरण हुआ, क्या हुआ, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये यहां पर आया और यहां पर अनुवांशिक कूट है UAA। ये अनुवांशिक कूट है, ये आया, क्या हुआ, ये अनुवांशिक कूट आया। इसको अपन कहते हैं स्टॉप कोडॉन। क्या कहते हैं, नॉनसेंस कोडॉन। यहां आते ही किसी प्रकार के टीआरएनए की सूचना नहीं है तो नया टीआरएनए नहीं आएगा। तो ये क्या होगी, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, ये मुक्त हो जाएगी। मिथाइलिन, वैलिन, ग्लूटामिक, ग्लाइसिन, एलानाइन, ये सब क्या होगा, ये मुक्त हो जाएगी। तो इस तरह से ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन हो गया। क्या हो गया, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभ हुआ, फिर दीर्घीकरण हुआ, फिर आखिर में जैसे ही समापन कोडॉन आए तो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यहां से हट गई। तो इस तरह से क्या हुआ है, ये क्रिया हो गई है। अब जो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनी है, ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनी है, इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की विशेषता है कि यहां पर अगर फॉर्मिन मिथायोनिन है तो ये फॉर्मालाइज एंजाइम इसको क्या करेगा, हटा देगा। और मिथायोनिन, वेलिन, ग्लूटामिक, ग्लाइसिन, ये एलानाइन, ये अमीनो अम्ल आपस में जुड़े रहेंगे। ये कौन सा एमआरएनए है, ये आपको बताना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का एमआरएनए है, ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशिका के एमआरएनए में कुछ फर्क होता है। यूकैरियोटिक कोशिका के एमआरएनए में 7 भाग होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के एमआरएनए में सबसे पहले होती है टोपी। क्या होती है, टोपी, जिसका नाम होता है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, ये सबसे पहला भाग है इसका एमआरएनए का। फिर उसके बाद होता है एक भाग जिसको अपन कहते हैं अनट्रांसलेटेड लीडर। ये अनट्रांसलेटेड भाग है, ये वाला। फिर उसके बाद प्रारंभिक कोडॉन होता है AUG। फिर उसके बाद इसमें एक्सॉन भाग होता है, जो कोडिंग भाग है वो होता है। फिर उसके बाद होता है समापन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन। फिर उसके बाद होता है यहां पर अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन। फिर होती है पॉली ए। ये 7 भाग होते हैं किसके अंदर, ये यूकैरियोटिक कोशिका के एमआरएनए के अंदर। यूकैरियोटिक कोशिका के एमआरएनए के अंदर 7 भाग होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के एमआरएनए में 7 भाग। पहला हो गया एमआरएनए का टोपी, दूसरा भाग हो गया अनट्रांसलेटेड रीजन या अनट्रांसलेटेड भाग, तीसरा भाग हो गया प्रारंभिक कोडॉन, चौथा भाग हो गया कोडिंग भाग, पांचवा भाग हो गया स्टॉप कोडॉन, छठा भाग हो गया अनट्रांसलेटेड, सातवां भाग हो गया पॉली। तो परीक्षा में सवाल आता है कि यू एमआरएनए में क्या फर्क है। इस एमआरएनए और इस एमआरएनए में फर्क है कि इसमें क्या होते हैं, इस तरह की ये टोपी और ये टेल वगैरह नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ ये कोडिंग भाग और एक्सॉन भाग और ये भाग पाए जाते हैं, बाकी नहीं पाए जाते। अब ये जो एमआरएनए है इसमें टोपी है
जिसका नाम 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। फिर उसके बाद अनट्रांसलेटेड रीजन है, फिर उसके बाद प्रारंभिक कोडॉन है, फिर उसके बाद कोडिंग भाग है, फिर स्टॉप कोडॉन है, फिर अनट्रांसलेटेड भाग है, फिर उसके बाद पॉली है। तो ये जो प्रारंभिक भाग है, टोपी है 7 मिथाइल गुआनोसिन की, उसके बीच में और ये प्रारंभिक कोडॉन के बीच में अनट्रांसलेटेड भाग, जिसका आगे अनुवादन नहीं हो सकता, इस भाग का भी अनुवादन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि जो अनुवादन है वो किस तरह से क्या होता है। तो अपन ये वंशागति का आणविक आधार पढ़ रहे हैं, इस पे आज अपन अनुवादन क्रिया पढ़ रहे हैं बच्चों। अनुवादन क्रिया में आपको ध्यान रखना है कि अनुवादन क्रिया का सबसे पहला पॉइंट है एमिनो अम्ल का सक्रियण। सबसे पहला पॉइंट है एमिनो अम्ल का सक्रियण, जो एमिनो अम्ल है उसका सक्रियण है। दूसरा पॉइंट आपको बताना है एमिनो अम्ल का टीआरएनए से जुड़ना। एमिनो अम्ल का टीआरएनए से जुड़ना, अपन इसको कह सकते हैं टीआरएनए का आवेशन। टीआरएनए का आवेशन होना, यानी टीआरएनए है वो चार्ज हो गया, क्या हो गया, और इसको कहते हैं आवेशन। क्या कहते हैं? आवेशन। और इसको कहते हैं टीआरएनए का आवेशन। फिर उसके बाद है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण। दीर्घीकरण। फिर है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन। तो ये पॉइंट होते हैं अनुवादन के अंदर। ठीक है, तो जैसे आपसे पूछा आप एक एक स्टेप समझाओ, तो मैंने सारे स्टेप समझा दिए हैं आपको। इसको आपको समझाना है एमिनो अम्ल एटीपी के साथ क्रिया करेगा एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, और ये एमिनो अम्ल है वो सक्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद है एमिनो अम्ल है, ये जो सक्रिय एमिनो अम्ल है, ये जो सक्रिय एमिनो अम्ल है ये टीआरएनए के साथ जुड़ेगा। किसके साथ? टीआरएनए के साथ जुड़ेगा। टीआरएनए प्लस एमिनो एसिड्स, कौन अलग हो जाएगा? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और एंजाइम अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका प्रारंभन होगा। प्रारंभन आपको मैंने समझाया था अभी थोड़ी देर पहले ही, तो आप उसको देखें बार बार वीडियो को, फिर दीर्घीकरण देखें और फिर समापन देखें। तो बच्चों अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका नाम है टीआरएनए। क्या पढ़ रहे हैं? टीआरएनए। टीआरएनए को अपन क्या कह रहे हैं? अंतरण आरएनए अनुकूलन अणु। यानी अपन कह रहे हैं टीआरएनए जो टॉपिक है उसको अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए को अपन कह रहे हैं अंतरण अणु। क्या कह रहे हैं? अंतरण अणु, यानी स्थानांतरण आरएनए। अंतरण अणु के नाम से भी जानते हैं, या अपन कह सकते हैं स्थानांतरण आरएनए। स्थानांतरण आरएनए। ठीक है, इसको अपन कहते हैं कि जो टीआरएनए होता है, ये टीआरएनए एस आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। इसको विलयशील आरएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयशील आरएनए। इसको विलयशील आरएनए भी कहते हैं। ठीक है, टीआरएनए का काम होता है, टीआरएनए है उसका काम होता है एमिनो अम्ल है उसको कोशिका दर से, एमिनो अम्ल को कोशिका दर से एमआरएनए तक स्थानांतरित करना। एमिनो अम्ल को कोशिका दर से ये क्या करता है? एमआरएनए तक स्थानांतरित करता है। ये एक एमआरएनए है, एमआरएनए है, इसमें ये प्रारंभिक कोडॉन है एयूजी। प्रारंभिक कोडॉन कौन सा है? एयूजी। अब ये कोडॉन है, टीआरएनए में क्या होता है? इस कोडॉन का अनुपूरक होता है एंटी कोडॉन। क्या होता है? एंटी कोडॉन। ए का अनुपूरक आप जानते ही हो यू, यू का अनुपूरक आप जानते ही हो ए, और जी का अनुपूरक होता है सी। ये क्या है? ये एंटी कोडॉन है। ये टीआरएनए है वो क्या करता है? इसका तीसरा किनारा होता है जो एमिनो अम्ल से जुड़ता है। तीसरा किनारा किससे जुड़ता है? एमिनो अम्ल से जुड़ता है। यूएसी एंटीकोडॉन है वो मिथायोनिन एमिनो अम्ल को लेकर आता है। किसको लेकर आता है? मिथायोनिन को। तो कोडॉन का उल्टा क्या होता है? एंटीकोडॉन। कोडॉन का उल्टा होता है जिसको अपन कहते हैं एंटीकोडॉन। ये एंटीकोडॉन कहां पाया जाता है? सबसे पहला सवाल तो यही है,
ये पाया जाता है टीआरएनए पर। कोडॉन कहां पाया जाता है? एमआरएनए पर। ये अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एमआरएनए पर क्या पाए जाते हैं? अनुवांशिक कूट। उन अनुवांशिक कूट के अनुपूरक एंटीकोडॉन कहां होते हैं? टीआरएनए के पास। ये जैसे लिखा हुआ यहां यूएसी, ये कोडॉन है। आपसे पूछा इसका एंटीकोडॉन क्या होगा? यू का उल्टा होता है ए का उल्टा होता है यू, और सी का उल्टा होता है जी। तो ये एक एंटीकोडॉन है। ये एंटीकोडॉन किसके पास है? टीआरएनए के पास। ये जैसे अपन लेके आ रहा है लाइसिन को, किसको लेके आ रहा है? लाइसिन को। जैसा एंटीकोडॉन होता है, ये कोडॉन को पढ़ता है। कोडॉन यूएसी है, ये किसके लिए? लाइसिन को। तो एंटीकोडॉन क्या करेगा? लाइसिन को लेके आएगा। फिर कोडॉन है ए, तीन कोडॉन है। इन कोडॉन को मान लो जैसे मिथायोनिन एमिनो, जैसे अपन कह रहे हैं ग्लाइसिन चाहिए। क्या चाहिए? इस कोडॉन का मतलब है ये ग्लाइसिन को कोडित करता है। टीआरएनए क्या करता है? ग्लाइसिन को पकड़ता है। ये ग्लाइसिन को पकड़ लिया और यहां लेके आता है। ए का उल्टा क्या है? यू। ए का उल्टा यू और ए का उल्टा यू। ये लेके आ गया ग्लाइसिन को। किसको लेके आ गया? ग्लाइसिन को। तो कोडॉन किसके पास होते हैं? एमआरएनए के पास। एंटीकोडॉन किसके पास होते हैं? टीआरएनए के पास। एमआरएनए है, उसके कोडॉन को पढ़ता कौन है? टीआरएनए। और कोडॉन में क्या है? सूचना है। क्या सूचना है? एमिनो अम्ल की सूचना है। एमिनो अम्ल की सूचना है। अब लिखा हुआ कोडॉन, जैसे लिखा हुआ कोडॉन ए यू, या लिखा हुआ है जैसे यूएए, ये कोडॉन है। इस कोडॉन को कहते हैं नॉनसेंस कोडॉन। क्या कहते हैं? नॉनसेंस कोडॉन, या इसको कहते हैं स्टॉप कोडॉन, या इसको कहते हैं निरर्थक कोडॉन। इसका मतलब कोई इसकी सूचना, किसी एमिनो अम्ल की सूचना नहीं है। इसका कोई भी एंटीकोडॉन नहीं होता है। जैसे यूएजी, ठीक है, यूजीए और यूएए, ये तीनों अपन जानते हैं नॉनसेंस कोडॉन होते हैं। ये तीनों कैसे कोडॉन होते हैं? इन कोडॉन का कोई एंटीकोडॉन नहीं होता है। तो एंटीकोडॉन कहां पाए जाते हैं? टीआरएनए के पास। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि टीआरएनए के पास होते हैं एंटीकोडॉन। क्या होते हैं? एंटीकोडॉन होते हैं। ये अपने को सबसे पहले ध्यान रखना है कि टीआरएनए के ऊपर क्या होते हैं? एंटीकोडॉन्स होते हैं। टीआरएनए है, उसकी जो क्लोवर लीफ मॉडल है, टीआरएनए की संरचना, टीआरएनए होते हैं, उसकी संरचना को समझाने के लिए क्लोवर लीफ मॉडल दिया था। क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल दिया था। क्लोवर लीफ को हिंदी में कहते हैं तिपतिया। बच्चों, इसका नाम हिंदी में याद रखना, तिपतिया पत्ती। तो क्लोवर लीफ मॉडल जो इसका है वो रॉबर्ट हॉले ने दिया था। एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट हॉली, उस वैज्ञानिक ने इसको क्लोवर लीफ मॉडल दिया था। फिर इसकी संरचना को समझाने के लिए उल्टे एल जैसा मॉडल दिया था किम ने। इसकी जो 3D संरचना होती है, त्रिआयामी संरचना होती है, वो उल्टे एल जैसी होती है। तो इसका एल प्रारूप है वो क्या है? 3 डायमेंशनल है। और इसका द्विआयामी जो प्रारूप है वो क्लोवर लीफ मॉडल है। तो वो तो दिया था रॉबर्ट हॉली ने। अब ये जो टीआरएनए होता है, इस टीआरएनए को जब अपन देखते हैं तो टीआरएनए में एक तो क्या होता है? तीसरा सिरा होता है। ये एमिनो अम्ल ग्राही सिरा होता है। ये एमिनो एसिड ग्राही सिरा होता है, या एमिनो अम्ल जुड़ेगा। फिर उसके बाद अपन कह रहे हैं ये सिरा है, इसको अपन कहते हैं एंटीकोडॉन सिरा। ये किसके अनुपूरक होगा? कोडॉन के। कोडॉन कहां होंगे? एमआरएनए पर। ये भुजा है, इसको टी साइज सी भुजा
इस भुजा को डाइहाइड्रोयूरिडीन भुजा। ठीक है, तो ये टी साइड सी भुजा होती है, ये राइबोज जो राइबोसोम्स है उससे जुड़ने में सहायता करती है। और ये डाइहाइड्रोयूरिडीन भुजा होती है, ये क्या होती है, एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम है, उसका निर्माण करने में सहायता करती है। इसके अलावा एक छोटी भुजा और होती है जिसका नाम होता है अतिरिक्त भुजा। और ये पांचवा किनारा होता है, यहां पर गुआनोसिन उपस्थित होता है, गुआनिन नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होता है। और इस तीसरी भुजा पर CCA होता है, ये अपने ध्यान रखना है। बाकी इसमें कोई ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं आते हैं। तो आपसे पूछा कि टीआरएनए क्या है, तो आप बताओगे टीआरएनए ये mRNA के अनुवांशिक कूट है। जैसे mRNA का अनुवांशिक कूट है, इसमें अनुवांशिक कोडॉन है, उस कोडॉन को जैसे अपन पढ़ रहे हैं कि लिखा हुआ है CGG, ये अनुवांशिक कूट है। ये क्या करेगा, इस अनुवांशिक कूट का मतलब है कि जैसे ये क्या कर रहा है, ये मान लो अपने लेके आ रहा है फिनाइल एलानीन एमिनो अम्ल को, फिनाइल एलानीन एमिनो अम्ल को, तो पढ़ेगा कौन, टीआरएनए। टीआरएनए क्या करेगा, सी का उल्टा क्या होगा, जी, और जी का उल्टा क्या होगा, सी, और जी का उल्टा होगा सी। ये टीआरएनए है, वो फिनाइल एलानीन को यहां लेके आएगा। कहां से लेके आएगा, कोशिका धर्व से। कोशिका धर्व से ढूंढ ढूंढ के लेके आएगा, कहां लाके जोड़ेगा, mRNA के ऊपर लाके जुड़ेगा। तो इस तरह इसका एक ही काम है, कोशिका धर्व से एमिनो अम्ल को, कोशिका धर्व से एमिनो अम्ल को mRNA तक लेके आना, इसका काम होता है स्थानांतरण। कोशिका धर्व से, कोशिका धर्व से, कोशिका धर्व में उपस्थित एमिनो अम्ल को, कोशिका धर्व में उपस्थित एमिनो अम्ल को, कोशिका धर्व में उपस्थित एमिनो अम्ल को mRNA तक स्थानांतरित करना।